हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सब लोगों के। मैं फिर से सौरभ सर आपके सामने फिजिक्स मेड इजी की सीरीज में आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, कितना काम आएगा डिपेंड करता है कि आप कितनी तैयारी एग्जाम की कर रहे हो। क्या आप वो एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं चाहते जो जरा सा भी आपके लिए स्कोरिंग में अफेक्ट कर सके। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्कोरिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो और हम मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर करें, तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट को जल्दी से 10 मिनट के इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है, तो कार्नोट इंजन जो है वो एक आइडियल हीट इंजन माना जाता है, यानी कोई भी इंजन इससे बेटर इंजन नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि क्या माना गया है, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, यानी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा किसी भी इंजन की एफिशिएंसी नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसमें जैसे कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं, बोल सकते हैं कि जेई नीट के सिलेबस में सेकंड लॉ लिखी है, रिवर्सिबल रिवर्सल प्रोसेस लिखा है, एज सच कार्नोट इंजन या रेफ्रिजरेटर नहीं लिखा है। तो देखिए, ये एक ग्रे लाइन है, ग्रे एरिया है। यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात हो गई है। ठीक है, रिवर्सल रिवर्सल प्रोसेस लिखा हुआ है एनटीए के सिलेबस में, जेई में भी, नीट में भी। तो उसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर 15-20 मिनट सीख के अगर हम सारे वो एरियाज को कवर कर लें जहां रिस्क है, तो शायद बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस पर जा सकते हैं, अपने आप को बेस्ट प्रिपरेशन पर ले जा सकते हैं कि अगर एडवर्स कंडीशन भी एग्जाम में होती है तो हमें सब आता है। ठीक है, चलिए, ये जो इंजन था इसको किसने प्रपोज किया था, किसने बनवाया था, वो था निकोलस लोनार्ड साडी कार्नोट। ठीक है, तो इसका नाम इतना टफ था कि फिर इसको कार्नोट इंजन के नाम से ही जाना गया। इतने लंबा नाम जो था इसका कोई याद नहीं कर पाया, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपके नाम का हम सिर्फ लास्ट का एक सबसे जो सिंपल शब्द है वही ले लेते हैं, क्योंकि आपका नाम तो बहुत डिफिकल्ट है। इतना डिफिकल्ट नाम बच्चे प्रोसेस तो याद कर लेंगे, एडियाबेटिक और आइजोथर्मल, बट आपका नाम याद नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उनका नाम से सिर्फ क्या ले लिया गया, कार्नोट ले लिया गया। ठीक है, अब ये दो रिजर्वायर के बीच में वर्क करता है। एक हॉट रिजर्वायर है और एक कोल्ड रिजर्वायर है। हॉट रिजर्वायर को टेम्परेचर T1 पे माना गया, कोल्ड रिजर्वायर को टेम्परेचर T2 पे माना गया। हॉट रिजर्वायर को हम लोग बोलते हैं सोर्स। हॉट रिजर्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स। और कोल्ड रिजर्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक। हॉट को बोलते हैं सोर्स और कोल्ड को बोलते हैं सिंक। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है हीट इंजन के। ठीक है, तो कार्नोट साहब ने कहा कि भैया दो के बीच में ये इंजन काम करेगा, और कैसे काम करेगा, क्या होगा, तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, मैं छोटा सा सिंपल सा आपको ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाता हूं। जो स्टैंडर्ड प्रोसेस माना गया है कार्नोट का, आप लोग अगर कोई इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, केमिकल या प्रोडक्शन वगैरह, तो कोई लेता नहीं है आज के डेट में, मैकेनिकल केमिकल अगर लेते हैं तो आपको ये पढ़ने को डिटेल में मिलेगा, और अगर नहीं लेते हैं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो T1 ये सोर्स हो गया, T2 ये सिंक हो गया, यहाँ से यहाँ आया, और ये जो है इसने बाहर वर्क आपका दे दिया, यानी T1 से हीट को लिया गया, T2 में डिस्पोज किया गया, और जो डिफरेंस ऑफ हीट है वो W1 के फॉर्म में दिख गया। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि Q1 हीट आपने यहाँ से ली सोर्स से, Q2 आपने डिस्पोज की, तो Q1 माइनस Q2 जो है वो W है, यानी वर्क डन है बाय द इंजन। ठीक है, इसको और थोड़ा सा समझते हैं। तो ये बात हो गई। दूसरी क्या हो गई, आइडियल हीट इंजन है, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है। इन भाई साहब ने इनको ना इन्वेंट किया था, प्रपोज किया था, तो इसको कार्नोट इंजन कहते हैं। दो रिजर्वायर हो गए, एक हॉट और एक कोल्ड। हॉट को सोर्स बोला और कोल्ड को सिंक बोला। ठीक है, अब इसका प्रोसेस कि कैसे पूरी कार्नोट साइकिल वर्क करती है, तो कार्नोट साइकिल देखिए जरा। सबसे पहले है आइजोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो मैं इसका आपको पीवी डायग्राम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में, इंडिकेटर डायग्राम। मैंने अपने पहले के सेशंस में भी बताया है आपको कि फिजिक्स पढ़ने का तरीका है कि भैया मैकेनिक्स पढ़नी है तो फ्री बॉडी डायग्राम, हीट पढ़नी है इंडिकेटर डायग्राम, इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है सर्किट डायग्राम, रे ऑप्टिक्स पढ़नी है रे डायग्राम। ठीक है, ये अगर आपको सही से आता है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी गलतियां होंगी। ठीक है,
सबसे पहले क्या कर रहा है कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया। ठीक है, मान लीजिए ये ए से बी तक चला गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, एरो लगा दिया मैंने इंडिकेटर डायग्राम पे, एरो सबसे इंपॉर्टेंट। बी से सी क्या हुआ, टेम्परेचर फॉल किया, टी से टी तक एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ। तो फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये बी से सी चले गए, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो। फिर क्या हुआ, आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ। तो जब इंजन चलता है तो सब लोग जानते हैं कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करता है। तो पिस्टन जब मूव करता है तो पहले एक्सपेंशन होता है गैस का, कंप्रेशन होता है, फिर एक्सपेंशन है, फिर कंप्रेशन है और फिर कंप्रेशन है। इस पूरी जब 2 बार एक्सपेंशन और 2 बार कंप्रेशन हो जाता है तो हम इसको कहते हैं एक साइकिल कंप्लीट होना या एक स्ट्रोक इंजन का कंप्लीट होना। तो इसमें अगर आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे जाके, जैसे आप लोग जानते होंगे 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, तो इसी बेस पर बने हुए होते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ भैया, एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ। एडियाबेटिक आपने कंप्रेशन कर दिया, सी से डी पहुंचा, और लास्ट में हुआ एडियाबेटिक, आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, लास्ट में हुआ एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो ये डी से ए। तो इस टाइप की साइकिल जो है इसकी बन जाती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये 4 प्रोसेस मिला के ये जो साइकिल बनी, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्नोट साइकिल बोलेंगे। साइक्लिक प्रोसेस है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो गया वो 0 हो गया, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पर वापस आ गए। ठीक है, अब इसमें जो है कैलकुलेट करने को क्वेश्चन में क्या आता है, यहाँ पे देखिए आप वर्क वगैरह सारा एज पर थर्मोडायनेमिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन कितना है वो सबको पता है ना, कि कैसे निकालते हैं। एडियाबेटिक का वर्क डन सबको पता है कैसे निकालते हैं ना। आइसोथर्मल का क्या होता है, एनआरटी एल एन टी टू बाई टी वन वैसे करके निकाल लीजिए, या पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन एडियाबेटिक का निकालिए। तो वो सारे वर्क डन जैसा आप लोगों ने किया हुआ है वैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी है 1 माइनस टी टू बाई टी वन। ठीक है, 1 माइनस टी टू बाई टी वन। ये जो है सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर क्या है, डिपेंडेंट है। अब आप देखिए, अगर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। और अगर T2 का वैल्यू 0 हो गई, यानी माइनस एब्सोल्यूट 0 हो गया है क्योंकि केल्विन में है, तो एफिशिएंसी आपकी 100% हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है ना। तो जैसा मैंने बताया आपको कि कोल्ड कोई भी इंजन, ठीक है, कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। कोई भी इंजन कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी है, और ये किस पे डिपेंड करती है, ये रिजर्वायर के टेम्परेचर्स पर डिपेंड करती है, यानी T1 और T2 की वैल्यू पर जो है वो डिपेंड करती है। यानी आप अगर एक चीज बहुत ध्यान से देखिए कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं है, और तब भी इसको कहा जा रहा है कि इससे ज्यादा एफिशिएंट कोई नहीं है। ठीक है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं है और कहा जा रहा है कि इससे एफिशिएंट कोई इंजन नहीं है। तो हम लोग तो ह्यूमन हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो 100% एफिशिएंसी कुछ नहीं होती है ना। आप जब कहते हैं कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, जब आप कहते हैं कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, यानी आपने अपने सर्कमस्टांसेस को, मतलब अपने लाइफस्टाइल को, अपनी पढ़ाई को, अपने रिसोर्सेज को ऐसे बैलेंस किया हुआ है कि T1 T2 को ऐसे बैलेंस किया हुआ है कि आपका जो ये रेशियो है T2 बाई T1 वो इस तरीके से सेट है, मतलब आपके सर्कमस्टेंसेज, आपकी पढ़ाई का एफर्ट, आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो इस तरीके से सेट हो गए हैं कि आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम कर देते हैं। तो आप भी एक तरीके के कार्नोट इंजन बन जाते हो और अपने फील्ड में बेस्ट जो है वो परफॉर्मेंस दे सकते हो, और आपसे कहा जाएगा कि आप जैसा स्टूडेंट आपकी क्लास में नहीं है, आप जैसा स्टूडेंट आपके घर के अंदर नहीं है, आप जैसा व्यक्ति आपकी कॉलोनी में नहीं है, आप जैसा व्यक्ति आपके मोहल्ले में नहीं है, राइट। तो ये जो है ना, कार्नोट इंजन से बहुत अच्छी बात सीखने की है
कि 100% एफिशिएंसी ना होते हुए भी वो सबसे बेस्ट कहलाया जा रहा है। ठीक है, तो यही हमारी लाइफ में भी है, इसको ध्यान रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, जरा सा और एक छोटा सा टॉपिक इसी के साथ लेते हैं, रेफ्रिजरेटर का लेते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है क्योंकि ये हम इंडेमिनिटी बेसिकली एक तरीके से कर रहे हैं एग्जाम की, कि अगर सेकंड लॉ में से कुछ एडवर्स पूछना है तो क्या पूछ सकते हैं, तो ये पूछ सकते हैं। पहले पूछा जा रहा था, अभी थोड़ा सा नहीं आ रहा है। रेफ्रिजरेटर को रिवर्स कार्नोट इंजन बोला जाता है। रेफ्रिजरेटर को क्या बोला जाता है? रिवर्स कार्नोट इंजन बोला जाता है। तो कार्नोट क्या करता था? सोर्स से हीट लेता था, सिंक में डाल देता था, और डिफरेंस जो था वो वर्क के फॉर्म में आ जाता था। तो ये उल्टा करेगा, ये क्या करेगा? ये कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेगा और हॉट में डालेगा। रेफ्रिजरेटर यही करता है, अंदर से ठंडा करता जाता है और ठंडा करता जाता है ना। तो अब इसको वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। वर्क घर में कौन वर्क सप्लाई करता है? हमारे फ्रिज और एसी को कंप्रेसर, है ना। हमारे फ्रिज और एसी को कौन वर्क सप्लाई करता है? कंप्रेसर। तो यहां पर वर्क को क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्स वर्क इनपुट टू ड्राइव द प्रोसेस। तो यहां पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ब्लॉक का डायग्राम जो मैंने पहले बनाया था वहां पर कारनॉट वाले में, तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। यहां से इंजन हीट ली इसने, Q1 मान लीजिए, ठीक है। अगर वही रखना है, अगर हमें नॉमेनक्लेचर अपना, तो हम इसको Q2 भी कह सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप क्या रखना चाहते हैं नाम, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो Q1 रख दिया और इसको W कर दिया। तो वर्क देखिए वहां पे हम अचीव हो रहा था, यहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं। तो Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1। और कार्नोट में क्या था कि Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो रिक्वायर्स वर्क हो गया, वहां पे वर्क मिल रहा था, यहाँ पे वर्क आपको सप्लाई करना पड़ रहा है। वहां आप हॉट रिजर्वायर से हीट ले रहे थे, यहाँ पे आप कोल्ड से ले रहे हो और क्यूब को दे रहे हो। तो देखिए आपको सेकेंड लॉ भी यही कहती है कि हीट का जो नेचुरल फ्लो है वो तो हमेशा क्या है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है। अगर हमें कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी हीट को भेजना है तो हमें एक्सटर्नल वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड लॉ का डिस्कशन अभी हम नहीं कर रहे हैं, बट हाँ ठीक है, इतना ध्यान हमें रहना चाहिए। ठीक है, देन इसमें एफिशिएंसी नहीं कैलकुलेट होती है, इसमें समथिंग सीओपी को कैलकुलेट किया जाता है। सीओपी क्या है? सीओपी को किसको बोलते हैं? सीओपी बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सीओपी किसको बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या बोला जाएगा? सीओपी इज T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो सीओपी क्या है? Q2 अपॉन W है, वहां पर क्या था? वहां पर उल्टा था, है ना। और यहां पर क्या फॉर्मूला बनेगा सीओपी का? T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये याद करना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, है ना। यहां पर क्या है? T2 अपॉन T1 माइनस T2। जितना ज्यादा सीओपी उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस, जितना ज्यादा सीओपी उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस। वो तो बात वैसी होगी कि जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतना ही ज्यादा इंजन जो है हमारा वो एफिशिएंट। ठीक है, तो इंजन जितना एफिशिएंट ज्यादा ईटा, सीओपी जितना ज्यादा उतना रेफ्रिजरेटर ज्यादा एफिशिएंट। तो रेफ्रिजरेटर अगर आप देखिए तो क्या करता है? कूलनेस, कूल बॉडी से हीट को निकालता है और बाहर फेंकता है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग जब पढ़ते हैं अपने अंदर की सारी निगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंक देते, अपने अंदर से सारे डिस्ट्रैक्शंस को निकाल के बाहर फेंक दें। ठीक है, अगर हम अपने अंदर से सारी निगेटिविटी को बाहर फेंकें, सारे नेगेटिव थॉट्स को बाहर फेंकें, सारी एंजाइटी को बाहर फेंकें, सारे बैकलॉग्स को बाहर फेंकें, ठीक है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को बाहर फेंकें, तो हम भी एक रेफ्रिजरेटर की तरह हाई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पर काम कर सकते हैं। जितना हम अपने अंदर ये नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शंस, बैकलॉग्स, है ना, एंजाइटी, एक डर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, ये सब कुछ अपने अंदर जितना भर के रखेंगे, हमारा भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उतना कम होता चला जाएगा। और जितना हम इसको बाहर फेंकते जाएंगे, हमारा अपना सीओपी भी सबसे उतना ज्यादा
बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा छोटा सा टॉपिक आज आपको बताना था इस छोटे से लेक्चर में, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आता है सेकंड लॉ का एप्लीकेशन तो ये आपको पूरे पूरे मार्क्स दिला के ले जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। एक बार ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन करना है और एक बार सीओपी बराबर टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू करना है। वहां पे 4 प्रोसेस थे, वो ध्यान रखने हैं कार्नोट इंजन के अंदर। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन, है ना। और यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ रेफ्रिजरेटर की बात की गई है। ठीक है, तो ये आ सकता है अगर आना होगा वेट केस के अंदर, बट हमें सबके लिए तैयार रहना है, क्योंकि ये एक तरीके की हमारे लिए ऐसी तैयारी है जिसमें हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, एक ही डिफरेंसेस आप देख सकते हैं इंजन वर्सेस रेफ्रिजरेटर का। कार्नोट इंजन क्या करता है, कार्नोट इंजन हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। इंजन, कोई भी इंजन, कार्नोट इंजन नहीं, कोई भी इंजन हीट को किस में कन्वर्ट कर देता है, वर्क में कन्वर्ट कर देता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वर्क को यूज करता है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये नेचर के अपोजिट चलता है, मतलब कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए एक्सटर्नल वर्क करते हैं। बोथ आर आइडलाइज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल, दोनों ही आइडलाइज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल हैं। एक कार्नोट पे वर्क करता है, एक रिवर्स कार्नोट पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये रही बात अपनी कार्नोट इंजन की और रेफ्रिजरेटर की। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिजिक्स मेड इजी में, और अच्छे से टॉपिक के साथ आपको फिर से एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। बाय बाय टिल नाउ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।